Assalamualaikum. In this lecture, I will tell you about compare and contrast methods of interpersonal communication. Interpersonal communication के जो methods हैं आज हम उनका तज्जिया करेंगे, उनको compare करेंगे. This is the second question related to the chapter of communication. ठीक है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है ये मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बता चुकी हूँ. दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है. बिफोर कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले अ पर्पस एक्सप्रेस्ड एज अ मैसेज टू बी कन्वेड. एक पर्पस हो जो कि आप मैसेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करो ताकि आप उसे कन्वे कर सको. ठीक है. और ये लाजमी होना चाहिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक सेंडर के पास. द मैसेज इज कन्वर्टेड टू सिंबॉलिक फॉर्म कॉल्ड इनकोडिंग. जो भी मैसेज सेंडर ने रिसीवर तक कन्वे करना होता है उसको स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर इनक्रिप्ट किया जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है और ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये इनकोडिंग कहलाता है. ठीक है. एंड पास्ड बाय द वे ऑफ सम मीडियम टू द रिसीवर, और उसे किसी मीडियम के जरिए, किसी चैनल के जरिए रिसीवर तक पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पर्सन को कॉल करते हो, ठीक है, आप कॉल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप सेंडर हो और नेक्स्ट पर्सन जो उस कॉल को रिसीव करेगा वो क्या होगा, रिसीवर. ठीक है. आप किसके जरिए अपने मैसेज को नेक्स्ट पर्सन तक कन्वे कर रहे हो, टेलीफोन के जरिए कर रहे हो. तो टेलीफोन क्या है, मीडियम है, चैनल है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो अकर हो रही है. ठीक है. रिसीवर क्या करता है, हु रीट्रांसलेट्स द सेंडर्स मैसेज कॉल्ड डिकोडिंग. जो सेंडर्स के मैसेज को रीट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है, जो उसने इनक्रिप्ट किया होता है मैसेज उसको डीक्रिप्ट करता है. रिसीवर को जब सेंडर का मैसेज मिलता है तो वो उसको क्या करता है, रीट्रांसलेट करता है ताकि उसे उस मैसेज का पर्पस, उस मैसेज का मीनिंग समझ आ जाए. और ये जो रीट्रांसलेशन करने का प्रोसेस है ये डिकोडिंग कहलाता है. ठीक है. सो आई होप कि आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग की समझ आ गई होगी कि इनकोडिंग और डिकोडिंग क्यों करते हैं, ताकि मैसेज जो है वो इजीली और कन्वीनियंटली, इफेक्टिवली कन्वे हो जाए उस मीडियम के जरिए. सेंडर रिसीवर को एक मीडियम के जरिए मैसेज कन्वे करता है. जो कन्वे करना चाह रहा है वो सेंडर है और जिसको वो कन्वे करता है वो रिसीवर है. ठीक है. और जिसके जरिए सेंडर ये काम करता है वो कौन है, मीडियम है, चैनल है. द रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और इस सारे प्रोसेस के बाद सेंडर जो है वो इजीली रिसीवर तक अपना मैसेज कन्वे कर देता है. इंटायर प्रोसेस इज ससेप्टेबल टू नॉइस डिस्टर्बेंस दैट इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन, रेसिपिट और फीडबैक ऑफ अ मैसेज. इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर नॉइस जो है वो असरअंदाज होती है और ये ट्रांसमिशन को, रेसिपिट को, फीडबैक ऑफ अ मैसेज को, हर चीज को डिस्टर्ब करती है. ठीक है. सो आपको ऐसा मीडियम सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर नॉइस कम से कम हो ताकि रिसीवर को भी आपका मैसेज समझ आ जाए और फिर जो वो फीडबैक दे वो भी सेंडर को समझ आ जाए. ठीक है. सो ये है कम्युनिकेशन और इस तरह कम्युनिकेशन जो है वो अकर होती है. ठीक है. दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस. अब इसके अंदर क्या होता है, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, फिर वो किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करता है. ठीक है. अब वो वायरलेस मीडियम हो सकता है या फिर वायर्ड मीडियम हो सकता है. ठीक है. वो इसको इस्तेमाल करता है और रिसीवर तक मैसेज ट्रांसफर करता है. अब रिसीवर के पास मैसेज आ गया है, रिसीवर ने इस मैसेज को डी कोड करना है, यानी जिन स्पेशल सिंबल्स के अंदर सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया था, रिसीवर ने उन स्पेशल सिंबल्स की मदद से उसको डी कोड करना है. ठीक है. और फिर फीडबैक देना है सेंडर को कि उसको मैसेज की समझ आई है, नहीं आई, या मैसेज उस तक पूरा पहुंचा है, नहीं पहुंचा. ठीक है. उसने एक्नॉलेजमेंट का इजहार करना है. ठीक है. और ये पूरा प्रोसेस जो है वो नॉइस से डिस्टर्ब हो जाता है, यानी नॉइस जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस की दुश्मन है. ठीक है. नॉइस जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को तबाह कर देती है, उससे आपकी जो बात है वो दूसरे तक सही तरीके से ट्रांसफर नहीं होती. ठीक है. सो आपने जब भी कम्युनिकेशन का अमल करना है तो आपने नॉइस का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहां पे नॉइस ना हो. इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब आप स्पीच कर रहे होते हैं तो अगर हॉल के अंदर बहुत ज्यादा शोर है तो सुनने वाले आपको समझ नहीं सकेंगे या सुनने वालों तक आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगी. ठीक है. तो इस तरह क्या होगा कि जब आपकी बात ही उन तक नहीं पहुंचेगी तो पूरी आपकी एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी.
इन ईच ऑफ दीज इंस्टांसेस, इन सारी मिसालों में हाउ वुड यू कम्युनिकेट, आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे? मैनेजर्स हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स फ्रॉम विच टू चूज एंड कैन यूज 12 क्वेश्चंस टू हेल्प देम एवेल्युएट दीज मेथड्स। मैनेजर के पास वाइड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा मेथड जो है वो सिलेक्ट करे, सो उसके लिए 12 क्वेश्चंस हैं जो हमें उन मेथड्स को एवेल्युएट करने में मदद देंगे। ठीक है। नंबर 1, फीडबैक, हाउ क्विकली कैन द रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। फीडबैक में हम लोग क्या चीज देखेंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे रिसीवर जो है वो हमारे मैसेज का क्विकली रिप्लाई कर दे। ठीक है, क्विकली बता दे कि उसे समझ आई है नहीं आई, वो अपना फीडबैक दे दे। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी, कैन द मेथड इफेक्टिवली प्रोसेस कम्प्लेक्स मैसेजेस, क्या ये जो मेथड मैंने सिलेक्ट किया है ये कम्प्लेक्स मैसेजेस को भी सेंड कर देगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैसेजेस सेंड करने होते हैं तो जो भी हम लोगों ने मेथड सिलेक्ट किया है उसके अंदर हमें लाजमी चेक करना चाहिए कि वो क्या कॉम्प्लेक्स मैसेजेस को सेंड कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर हमें किसी और मेथड को प्रेफर करना चाहिए। Number 3, breadth potential. How many different messages can be transmitted using this method? हम लोग कितने different messages at a time send कर सकते हैं? Number 4, confidentiality. Confidentiality is very important. Can communicators be reasonably sure their message are received only by those intended? कॉन्फिडेंशियलिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन मेथड्स को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, हमें इस बात को श्योर करना चाहिए कि जिससे हम लोगों ने मैसेज रिसीव करना है क्या वाकई ही उसी ने हमें सेंड किया है या किसी और की तरफ से हमें मैसेज आया है। ठीक है, सो हमें ताकि जो सिक्योरिटी की इश्यूज है वो अकर ना हो, मैनेजर जो है वो सेफली अपनी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। नंबर 5, इनकोडिंग एज। इनकोडिंग एज हमारे पास क्या है? कैन सेंडर इजीली एंड क्विकली यूज दिस चैनल, क्या सेंडर इजीली और क्विकली इस कम्युनिकेशन मेथड को यूज करते हुए चैनल को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। देन नंबर 6, डिकोडिंग एज, कैन रिसीवर इजीली एंड क्विकली डिकोड मैसेजेस, क्या रिसीवर जो है वो इजीली और क्विकली मैसेजेस को डिकोड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। सो नंबर 7, टाइम स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, डू सेंडर्स एंड रिसीवर्स नीड टू कम्युनिकेट एट सेम टाइम एंड इन द सेम स्पेस, क्या सेंडर और रिसीवर को एक वक्त में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ सकती है एक ही स्पेस के अंदर या नहीं। ठीक है। नंबर 8, कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू यूज दिस मेथड, इस कम्युनिकेशन मेथड को यूज करते हुए हमारा कितना खर्चा होगा। ठीक है, मैनेजर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कितना बजट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कितना खर्चा होगा इस मेथड को यूज करते हुए। Number 9, interpersonal warmth. How well does this method convey interpersonal warmth? ये तरीका जो है ये किस तरह बाहमी गर्मजोशी का इजहार करेगा, क्या ये बाहमी गर्मजोशी का इजहार करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है। इंटरपर्सनल वार्मथ क्या है कि रिसीवर और सेंडर दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मजा आएगा, दोनों जो है वो गर्मजोशी का इजहार करेंगे कि सेंडर को रिसीवर के फीडबैक का इंतजार होगा और रिसीवर को सेंडर के मैसेज का इंतजार होगा। ठीक है। Number 10, formality. Does this method have the needed amount of formality? क्या इस method के पास जितनी formality की जरूरत है वो है या नहीं है। Number 11, scalability. Does this method allow the message to be easily browsed or scanned for relevant information? क्या इस message को हम लोग easily browsed और scan कर सकते हैं relevant information को check करने के लिए या नहीं, क्या इतना ये scalable है या नहीं। Last question for selecting communication method is number 12, time for consumption. Does the sender or receiver exercise the most control over when the message is dealt with? क्या सेंडर या रिसीवर मैसेज पर सबसे ज्यादा कंट्रोल इस्तेमाल करता है जब हम लोग मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं? तो ये चीज भी लाजमी चेक करनी है कि कितना टाइम लगता है उसको मैसेज को कंट्रोल करने में। ये वो 12 क्वेश्चंस हैं जिनको मैनेजर इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन मेथड्स को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन मेथड वो जिस तरह का सिलेक्ट करेगा या जिस नजरिए से वो इन 12 क्वेश्चंस को देखेगा ये उसकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का मैसेज जो है वो सेंड करना है।
An important part of interpersonal communication is non-verbal communication. Interpersonal communication का important part क्या है? Non-verbal communication. Non-verbal communication कैसी होती है? That is communication transmitted without words. जब दो या दो से ज़्यादा बंदे एक दूसरे के साथ without words communicate कर रहे हैं तो वो क्या होगी? Non-verbal communication होगी. यानी आपके expression से, आपकी activity से दूसरे बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, विदाउट वर्ड्स. सो ये क्या होगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी. सम ऑफ द मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस आर नीदर स्पोकन नॉर रिटन. सो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कौन सी होगी? जो कि ना लिखी जाए और ना बोली जाए, जो आपके एक्सप्रेशन से सामने वाले को पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. When a college instructor is teaching a class, जब एक college instructor class को पढ़ा रही होती है, she does not need words to tell her that students are tuned out when they begin to read a newspaper in the middle of class. उसको ये बात बताने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जब तलबा या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के दरमियान में अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, जब वो न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है. सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स दैट कन्वे मीनिंग. बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी मूवमेंट्स जो कि सामने वाले को बता रही हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्दी लग रही है तो आपके दांत जो है वो बज रहे होंगे, आप कांप रहे होंगे. सो देखने वाले को पता चल जाएगा कि आपको सर्दी लग रही है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी मूवमेंट से, आपकी जेस्चर से. दिस इज अ कम्युनिकेशन विच इज नॉन वर्बल. A person frowning says something different from one who's smiling. एक पर्सन जो कि गुस्सा कर रहा है और दूसरा पर्सन जो कि हंस रहा है, तो दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है. और एक बंदा जो गुस्से में बात करेगा वो डिफरेंट है उस बंदे से जो कि हंस के बात करेगा, ठीक है. अब इससे क्या चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो बंदा मुस्कुरा रहा है, ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ अच्छी बात ही करेगा, ठीक है? कुछ ऐसी बात करेगा जिस पर आपको मज़ीद हँसी आएगी. और जो बंदा पहले से ही गुस्से में है, तो वो बात ही ऐसे करेगा कि जिस पर आपको मज़ीद गुस्सा भी आएगा और उसको भी आएगा, तो बात जो है वो लड़ाई-झगड़े तक पहुँच जाएगी, ठीक है? सो कहने का मकसद ये है कि दोनों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट हैं और इन डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन से आपको उनकी बात समझ आ जाएगी कि अगर एक बंदा गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अब जो है ना मूड ठीक नहीं है, और एक बंदा जो कि मुस्कुरा रहा है इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है. सो बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग लाइक दैट. Hand motions, facial expressions, and other gestures can communicate emotions or temperaments such as aggression, fear, shyness, arrogance, joy, and anger. हमारी हैंड मोशंस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स, हमारा फियर, हमारी शाइनेस, ठीक है, एरोगेंस, हमारा हर इमोशन जो है वो डिफरेंटली कम्युनिकेट कर रहा होता है. सो दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज. सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर तीसरी चीज है वर्बल इंटोनेशन. वर्बल इंटोनेशन रेफर्स टू द एम्फेसिस समवन गिव्स टू वर्ड्स और फ्रेजेस इन ऑर्डर टू कन्वे मीनिंग. वर्बल इंटोनेशन क्या है कि एक पर्सन जो है वो मीनिंग समझाने के लिए लफ्जों पर जोर देता है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, मुझे इसे गौर से सुनना चाहिए. सो वर्बल इंटोनेशन क्या है कि सेंडर जो है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को जब बोल्ड कर देगा रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, सो रिसीवर को पता चल जाएगा कि दीज वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस पैराग्राफ. जब आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होंगे, जिस तरह मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो बोलते वक्त मैं कुछ अल्फाज पर ज्यादा जोर देती हूँ, कुछ पर कम जोर देती हूँ. सो जिन अल्फाज पर मैं ज्यादा जोर देती हूँ उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स जो हैं ये अहमियत के हामिल हैं, ठीक है. और इन वर्ड्स पर मैं इसलिए जोर दे रही हूँ ताकि आपको पूरी बात का मीनिंग समझ आ जाए, ठीक है. To illustrate how intonation can change the meaning of a message, consider the student who asked the instructor a question. ठीक है, इंटोनेशन की मीनिंग को वाजिया करने के लिए आप कंसीडर करें कि एक स्टूडेंट जो है वो इंस्ट्रक्टर से एक क्वेश्चन करता है.
तो इंस्ट्रक्टर रिप्लाइज व्हाट डू यू मीन बाय दैट। इंस्ट्रक्टर रिप्लाई करती है कि तुम्हारा ये बात कहने का क्या मतलब है, ठीक है, या इस बात का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स रिएक्शन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स रिस्पॉन्स। स्टूडेंट का रिएक्शन जो है वो वेरी करता है, वो किस पे वेरी करता है, जिस तरह या जो लहजा इंस्ट्रक्टर ने रिप्लाई करने के दौरान अपनाया होगा। अगर वो बहुत गुस्से से बोली होगी कि तुम्हारा ये बात कहने का क्या मकसद है, सो स्टूडेंट को भी गुस्सा आएगा। सो स्टूडेंट का जो रिएक्शन है वो इंस्ट्रक्टर के रिप्लाई पे डिपेंड करता है। सो दिस इज वर्बल इंटोनेशन, जिसमें आप जब कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आप कुछ वर्ड्स पर ज्यादा जोर दे दें ताकि सुनने वाले को आपकी बात का पूरा मीनिंग जो है वो समझ आ जाए। आई होप कि आपको इस स्लाइड की अच्छे से समझ आ गई होगी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वर्बल इंटोनेशन क्या है, ठीक है, और इन तीनों का डिफरेंस भी आपने याद रखना है। अगर आप इन तीनों को डिफरेंशिएट करके याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो बगैर अल्फाज के हम लोग करते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो हम लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट से जिस चीज को एक्सप्रेस करते हैं वो बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। वर्बल इंटोनेशन क्या है कि बोलते वक्त हम लोग कुछ जुमलों या कुछ अल्फाज पर जोर देते हैं ताकि रिसीवर को हमारी बात का मतलब समझ आ जाए। सो दिस इज वर्बल इंटोनेशन। सो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन करते हैं कम्युनिकेशन मेथड्स का। कंपैरिजन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स। हाई फीडबैक पोटेंशियल कहाँ पे होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। टेलीफोन पे अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा फीडबैक हमें अच्छा मिलेगा और वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस के अंदर लो फीडबैक पोटेंशियल कहाँ पर है? पब्लिकेशंस में, यानी जो भी हम लोग रिटन आर्टिकल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह को अगर देखें तो वहां पर फीडबैक बहुत कम होता है। रिटन आर्टिकल्स, मैगजीन्स, ब्लॉग पोस्ट लोग पढ़ते हैं पर फीडबैक बहुत कम देते हैं, ठीक है। हाई कम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी कहाँ पे होती है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड्स में लो कम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी होती है बिकॉज वहां पर आपने एक नोटिस जो है वो प्रिंट करके लगा देना है और वहां पर आपने एज सच कम्युनिकेशन नहीं करनी, ठीक है। हाई ब्रेथ पोटेंशियल कहाँ पे होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, बुलेटिन बोर्ड्स में, ईमेल्स में। और लो ब्रेथ पोटेंशियल कहाँ पे होता है? पोस्टल मेल में, ऑडियो वीडियो टेप्स में, ठीक है। हाई कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ पे आती है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में और वॉइस मेल में, ठीक है, बिकॉज वो आपका डायरेक्ट राब्ता हो रहा है और फौरन फीडबैक भी मिल रहा है। और लो कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ पे है? पब्लिकेशंस में, बुलेटिन बोर्ड्स में, ऑडियो वीडियो टेप्स में, टेली कॉन्फ्रेंस में। हाई इनकोडिंग ईज कहाँ पे है? फेस टू फेस और टेलीफोन में। लो इनकोडिंग ईज कहाँ पे है? पब्लिकेशंस में। हाई टाइम डिकोडिंग ईज कहाँ पे है? फेस टू फेस, टेलीफोन, हॉटलाइंस, वॉइस मेल। लो टाइम डिकोडिंग ईज कहाँ पे है? पोस्टल मेल, फैक्स, पब्लिकेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्पेस कॉन्स्ट्रेंट। हाई स्पेस कॉन्स्ट्रेंट कहाँ पे होता है? फेस टू फेस, ग्रुप मीटिंग्स, फॉर्मल प्रेजेंटेशंस में। और जबकि लो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट कब होता है? मिमस में, पोस्टल मेल, फैक्स, पब्लिकेशंस, वॉइस में। कॉन्स्ट्रेंट लफ्ज का मीनिंग है जबरदस्ती, दबाव डालना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कॉन्स्ट्रेंट ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोस्टल मेल, पब्लिकेशंस में। हाई कॉस्ट कहाँ पे होती है? ग्रुप मीटिंग्स, फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस। और लो कॉस्ट कहाँ पे है? बुलेटिन बोर्ड्स, नोटिस बोर्ड्स, ठीक है। हाई पर्सनल वार्मथ कहाँ पे है? फेस टू फेस में। और लो पर्सनल वार्मथ कहाँ पे है? मीमस में, बुलेटिन बोर्ड्स में। हाई फॉर्मेलिटी कहाँ पे है? पोस्टल मेल, पब्लिकेशंस में। और लो फॉर्मेलिटी कहाँ पे है? फेस टू फेस, टेलीफोन, वॉइस मेल, ठीक है। लास्ट हाई स्केनेबिलिटी कहाँ पे है? मिमस में, पोस्टल मेल, फैक्स, पब्लिकेशन, बुलेटिन बोर्ड्स। और लो स्केनेबिलिटी कहाँ पे है? फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, फेस टू फेस, टेलीफोन, ग्रुप मीटिंग्स, ऑडियो वीडियो टेप्स, हॉटलाइंस, ईमेल, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, वॉइस मेल, टेली कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। आपने इनमें से कुछ पॉइंट्स के नेम याद कर लेने हैं ताकि जब आप कंपैरिजन लिखें तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद अदर कम्युनिकेशन मेथड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.